कच्छ, 1990 RS बिष्ट ही किए थे, RS बिष्ट। ये महत्वपूर्ण है, इस पर हमेशा एक नज़र डालते रहिएगा, इसमें से कहीं से भी पूछ सकता है आपसे। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, स्थान लिखिएगा और उसके स्थान और नदी लिखिएगा। कौन किस नदी के किनारे है? सबसे पहले लिखिएगा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो नहीं, कुछ नदी के किनारे कुछ नहीं है, इसलिए आप अलग से लिख लीजिए, उसी में जोड़ जाड़ मत कीजिए। मोहनजोदड़ो, सिंधु, हड़प्पा, रावी, हड़प्पा, रावी, रोपर, सतलज, मांडा, चेनाब, कालीबंगा, घग्गर, लोथल, उसका भोगवा नदी है, भोगवा। उसके बाद सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, दास्क, सुतका गेंडोर, दास्क। उसके बाद बालाकोट, बालाकोट, विंदार नदी, विंदार, विंदार। उसके बाद सुतका कोह, शादी कोट, उसके बाद आलमगीरपुर, हिंडन, उसके बाद रंगपुर, रंगपुर, मादर, मादर, उसके बाद चन्होदरो, सिंधु, उसका बनवाली, बनवाली, प्राचीन सरस्वती। ये दोनों चार्ट जो है दोनों याद रखिएगा हमेशा, कहीं से भी इससे आपसे प्रश्न या तो मिलाने के लिए दे दे या किसी भी तरह से यहाँ से। और उत्खननकर्ता का नाम जरूर याद रखिएगा, वर्ष याद रखिए मत रखिए कोई बात नहीं है, लेकिन उत्खननकर्ता का नाम जरूर याद रखिएगा और किस नदी के किनारे कौन सा जगह है वो जरूर याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला आ जाइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा एरिया को अगर लिया जाए इसकी चौहद्दी क्या है। इंडस वैली का जो साइट है वो नॉर्थ में शिवालिक से शुरू होती है और साउथ में अरब सागर तक जाती है और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट से शुरू होकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक आती है। एक अगर एरिया को आप ये करें तो सबसे ऊपर में शिवालिक है, शिवालिक से लेके उत्तर में शिवालिक से लेकर
दक्षिण में अरब सागर तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट से लेकर दक्षिण में अरब सागर तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट से लेकर पूर्व में मेरठ तक, ये पूरा त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी। इसका जो क्षेत्र है वो त्रिभुजाकार क्षेत्र है। और सबसे पश्चिमी शहर जो सबसे उत्तरी शहर लिखिए सबसे पहले, सबसे उत्तरी शहर डैश लेके लिखिएगा मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। सबसे दक्षिणी जो जगह है वह दायमाबाद है। सबसे पूर्वी जगह जो है वो आलमगीरपुर है और सबसे पश्चिमी जगह जो है वो सुतका गेंडोर है। सुतका गेंडोर सबसे पश्चिमी जगह, इसका क्षेत्र का आपको समझ में आएगा। उसके बाद इसका जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता था वो सब लिखते चलिए। एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका था शहर नियोजन, तो नगर नियोजन भी कह सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता इसकी नगरीय होना था। और नगरीय होने में इसकी थी कि टाउन का जो बसावट था वो आज की टाउन से भी डेवलप्ड बसावट हुआ करता था। इसकी जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। दूसरा था कि पक्की ईंट का यहाँ सबसे पहले प्रयोग हुआ था। समकालीन मेसोपोटामिया का सभ्यता में देखिएगा तो वहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, जबकि मिस्र में सूखी ईंटों का प्रयोग हुआ है। पक्की ईंटों का सबसे पहला प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में ही शुरुआत होती है। इसके अलावा इसका जल निकासी प्रणाली सबसे सुदृढ़ हुआ करता था। आज की जल निकासी प्रणाली की तरह की नहीं, थोड़ा सा पानी पड़ा और पूरा जलमग्न हो गया। दो तीन विशेषता इसका था। एक तो सड़क जो थी वो समकोण पे काटती थी। दूसरा था कि इसका जल निकासी प्रणाली सबसे सुदृढ़ हुआ करता था। घर जो होते थे वो कभी भी सामने सड़क पे नहीं खुलते थे, जबकि पीछे की गली में खुला करते थे। उसके बाद जल निकासी प्रणाली में कूड़ा और कचरा जो होता था उसको हटाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी और वो ढका हुआ होता था। खाली सिर हिलाइएगा तो फिर दिमाग में मतलब यहीं पर रह जाएगा वो बात, उसको लिख लीजिए। केवल सिर कहिए कि ये सब चीज मालूम है, वहाँ पूछेगा कुछ से कुछ लिख के आ जाइएगा। उसके बाद इसके शहरीकरण का एक और भी विशेषता था। जैसे देखिए कि मुख्य रूप से जो शहर होता था दो तरह का होता था। एक होता था दुर्ग का इलाका और एक होता था नीचे का इलाका। तो सामान्य रूप से हड़प्पा संस्कृति का जितना भी शहर है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक दुर्ग और एक होता था नीचे का व्यवस्था जिसमें आम आदमी रहते थे। दुर्ग में ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पर शासक वर्ग या जो धनाढ़ वर्ग थे वो रहते थे, और नीचे का जो था वहाँ पर मजदूर और आम आदमी रहते थे। और इस सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ था कि ये लोग ग्रामीण कृषि अधिशेष के कारण व्यापार में तब्दील हो चुका था। तो एक कर प्रणाली रही होगी, और कर प्रणाली जो था उसका जो साक्ष्य मिलता है वो होता है कि बड़ा बड़ा जो अन्नागार था उस अन्नागार में जो अन्न के रूप में कर लिया जाता था वो जमा किया जाता था, और उसी पे आधारित ये पूरी सभ्यता थी। इसका जो संचालन राजस्व के रूप में होता था वो अनाज के रूप में होता था, क्योंकि अभी तक यहाँ से मुद्रा का साक्ष्य नहीं मिला है। साक्ष्य के रूप में क्या मिला है तो मुहर मिला है। मुहर क्या होता था कि किसी की व्यक्तिगत संपत्ति होती थी, उसकी पहचान के लिए कुछ मुहर बनाए जाते थे।
कुछ मुहर का उपयोग जो होता था वो ताबीज़ के रूप में होता था। तो उसी तरह मिला है, कोई मुद्रा जो होती थी उसका अभी तक साक्ष्य नहीं मिला है जिसके थ्रू विनिमय हो सके। तो अभी तक जो अनुमान लगाया जा रहा है कि विनिमय का जो सिस्टम था वो सिस्टम अनाज ही हुआ करता था, वस्तु विनिमय ही उस समय चलता था। दोनों में डिफरेंस क्या है कि मुद्रा विनिमय में और वस्तु विनिमय में क्या होता है कि एक मूल्य तय कर लिया जाता है मुद्रा का और उसके जगह पर वस्तु की जगह पर मुद्रा उसके बदले देते हैं। जबकि इस सिस्टम में अभी तक मुद्रा नहीं मिला है, तो इसलिए लोग अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली ही प्रचलित रही होगी। तीसरा चीज़ क्या था इन लोगों का कि स्नान का कुछ महत्व था, जिसके कारण प्रत्येक घर में कुआं और स्नानागार और मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है, जिससे पता चलता है कि इसका कुछ अनुष्ठानिक महत्व था, धार्मिक महत्व रहा होगा। लेकिन इनके धर्म का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, ना कोई मंदिर मिला है जैसे मेसोपोटामिया या मिस्र में किसी देवी देवता की मूर्तियां बनती थी, वैसे ना यहाँ किसी की मूर्ति मिली है, ना कोई मंदिर का साक्ष्य मिला है। तो धर्म के बारे में भी कुछ विशेष रूप से नहीं कहा जा सकता है। धर्म के रूप में इनके यहाँ से क्या क्या मिला है, तो एक मूर्ति मिली है मुद्रा के रूप में, मुहर के रूप में ही, जिसमें एक देवता है जिसके 2 सिंह हैं और उसके आसपास बहुत सारे पशु हैं, तो उसको पशुपति से तुलना की जाती है। दूसरा मिला है कि एक स्त्री के भ्रूण से पेड़ निकलता हुआ दिखाया गया है, तो वहाँ पर मातृदेवी की पूजा का प्रमाण माना गया है, मतलब अनुमान लगाया गया है। कुछ लिंग मिले हैं जिसके कारण लगाया जाता है कि लोग लिंग पूजक हुआ करते थे। तो ये सब केवल अनुमान लगाया गया, आज तक कोई लिखित साक्ष्य या किसी तरह से उसकी पुष्टि नहीं की जा सकी है कि ये होता ही होगा। एक अनुमान हम लोग जो साक्ष्य हमको मिले हैं उसके आधार पर हम एक अनुमान लगाएं कि इनकी धार्मिक प्रवृत्ति इस प्रकार की रही होगी। उसके बाद एक चीज इनमें एक पैमाना को लेके, माप तौल को लेके एक साक्ष्य मिला है जो 16 के गुणक के रूप में होता था। तो आज भी हमारे यहाँ 16 आना का बहुत पहले तक, अब तो नहीं आप लोग को पता होगा, पहले 16 आना को 1 रुपया बोला जाता था, 12 आना 75 पैसा होता था। तो 16 के गुणक के रूप में इन लोगों के इनका एक माप का मिला है। इसके आधार पर लगाया जाता है कि इन लोगों के यहाँ वही माप प्रचलित थी जो बाद में भारतीय क्षेत्र में फिर से प्रचलित हुई। पशुपालन के रूप में है कि इनके यहाँ बैल, भैंस ये सब का साक्ष्य मिला है, घोड़ा का साक्ष्य नहीं मिला है। अब एक काम कीजिए कि इसका जो प्रमुख शहर है वहां से क्या क्या मिला है वो लिख लीजिए। नहीं, वो बहुत चीज है, तो शहर का नाम लिखते जाइए, उसमें जो क्या क्या मिला है वो लिख लीजिएगा, फिर अगला शहर, फिर उसमें क्या क्या जो महत्वपूर्ण चीज मिला है वो लिखवा देते, क्या कि वहीं से प्रश्न पूछेगा। पहले लिखेगा मोहनजोदड़ो, यहाँ सबसे पहला लिख लीजिएगा कि कुषाण कालीन स्तूप यहाँ से मिला है। कुषाण कालीन स्तूप, समझने में दिक्कत नहीं, कुषाण एक राजवंश थी, बाद में आई थी इंडिया में, तो उस टाइम का एक स्तूप भी मोहनजोदड़ो से मिला है। हो सकता है पूछे किस सिंधु साइट से कुषाण कालीन स्तूप मिला है, तो आप ध्यान में रखिएगा कि मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके बाद लिखिएगा पहला विशाल स्नानागार, स्नानागार का केवल प्रमाण यहीं से मिला है। उसके बाद लिखिएगा कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति, कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति, नृत्यरत नाचती हुई, नृत्यरत नारी की मूर्ति। उसके बाद एक पुजारी ब्रैकेट में योगी, पुजारी या अनुमान लगाएगा क्या, तो पुजारी की मूर्ति है या योगी की मूर्ति है। एक पुजारी ब्रैकेट में लिखेगा योगी की मूर्ति। उसके बाद मुद्रा पर पशुपति शिव अंकित, पशुपति शिव अंकित मुद्रा, अंकित मुद्रा। उसके बाद कुंभकारों का भट्ठा, कुंभकारों का भट्ठा। उसके बाद सीपी की बनी हुई पटरी, सीपी की बनी हुई पटरी।
सीपी, सीपी, हाँ पटरी, पट्टा। सीपी मतलब नहीं समझते हैं, और जिससे मोती निकलता है सीप जिसको बोला जाता है। सीपी की बनी हुई पटरी, सीप से मोती नहीं निकलता है, सीप नहीं देखे हैं? समुद्र में भी होता है, यहाँ पोखर ओखर में भी मिल जाएगा। सीप बोला, यहाँ के लोकल लैंग्वेज में सितुआ या कुछ ऐसे ही बोला जाता है उसको। उसके बाद कुआं से नरकंकाल, उसके बाद गीली मिट्टी पर कपड़े का निशान, गीली मिट्टी पर कपड़े का निशान, कपड़ा, कपड़ा क्लोथ, गीली मिट्टी पर कपड़ा का निशान। हेलो हेलो, हाँ छोड़ दें क्या? नहीं नहीं अभी लगेगा। ठीक ठीक। उसके बाद अगर लिखिएगा हड़प्पा, हड़प्पा, यहाँ पर लिखिएगा 12 कक्ष का विशाल अन्नागार, 12 कक्षों का विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार, इसमें लिखेगा मजदूरों के बैरक, 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 बैरक रहने वाला बैरक जो होता है। उसके बाद लिखिएगा बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र। शंख से बना बैल, बना बैल, वृषभ, बैल। हाँ हाँ। उस पर लिखा है स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा। पैरों में, अगला लिखिएगा, पैरों में सांप को दबाए गरुड़ का चित्र, पैरों में सांप को दबाए गरुड़ का चित्र। हाँ, पैरों में सांप दबाए गरुड़ का चित्र। पीतल का इक्का, पीतल का इक्का, इक्का, इक्का नहीं जानते? अरे जो गाड़ी, घोड़ा गाड़ी जो चलता है, इक्का, इक्का, तांगा। उसका अगर लिखिएगा चन्हू दरो, लिखिएगा मनका और मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था, मनका और मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र, बनाने का प्रमुख केंद्र। कुत्ता द्वारा बिल्ली का पीछा करने का पद चिन्ह, कुत्ता द्वारा बिल्ली का पीछा करने का पद चिन्ह। उस पर लिखेगा लिपस्टिक, लिपस्टिक। वक्राकार ईंट, वक्राकार ईंट। उसके बाद लोथल,
लोथल। इसमें लिखेगा फारस की मुद्रा, फारस की मुद्रा का साक्ष्य। उसके बाद दूसरा नंबर लिखेगा डॉक यार्ड, डॉक यार्ड ब्रैकेट में गोदीवाड़ा। क्या चीज? डॉक यार्ड मतलब क्या समझते हैं? डॉक मतलब क्या होता है? डॉक यार्ड मीन्स क्या होता है? जहाँ पे जहाज रुकता है उसी को जहाज को ही गोदी कहा जाता है हिंदी में, गोदीवाड़ा। एक तालाब ऐसा जगह था जहाँ पर जहाज को रखने का प्रमाण मिला है। ये चूंकि फारस का मुद्रा भी मिला है तो होता था कि यहाँ से विदेश से व्यापार होता था, उसका प्रमाण भी यहीं से मिला है। उसके बाद धान और बाजरा का साक्ष्य। हाँ, धान और बाजरा का साक्ष्य। अगर लिखेगा घोड़े की लघु मृण मूर्ति, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, मृण मूर्ति। मृण मूर्ति मतलब मृण का हुआ मिट्टी की मूर्ति। घोड़े की छोटी मिट्टी की मूर्ति भी लिख सकते हैं। उसके बाद लिखेगा 3 युगल समाधि मिली है यहां से, 3 युगल समाधि। युगल समाधि का मीनिंग क्या होगा कि 2 आदमी को एक साथ दफनाने का नहीं। 3 युगल समाधि मिला है कि मतलब 3 जगह 2 आदमी को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। नहीं तो इससे अनुमान लगाइए कि आखिर समझ रीजन क्या हो सकती है इसके पीछे। जैसे अगर बच्चे की कहीं से समाधि मिलती है, बच्चे की बृहद पैमाने पर समाधि मिलती है तो आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? कुत्ता के साथ अगर आदमी का समाधि मिलता है तो क्या अनुमान लगा सकते हैं? क्योंकि वहाँ का लिखित साक्ष्य आपके पास नहीं है, और अगर लिखित साक्ष्य तो आप उसको पढ़ नहीं पाए हैं, तो आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? 2 तरह का, जैसे युगल समाधि अगर मिलता है तो 2 तरह का अनुमान लगा सकते हैं। एक तो अनुमान लगा सकते हैं कि एक साथ दोनों आदमी मर गया होगा तो दफना दिया गया, या ये भी अनुमान लगा सकता है कि एक आदमी मर गया उसके साथ जबरदस्ती दूसरे को दफनाया गया, ये भी तो अनुमान लगाया जा सकता है। तो आप स्वतंत्र है आप लगाने के लिए कि इतिहास का वो क्षेत्र जहाँ पर आपका कोई लिखित आपके पास साक्ष्य नहीं है। जैसे एरन से प्रमाण मिलता है कि इसका वो सती हो रही है तो लिख के उसका मिला कि हाँ यहाँ पर वो सती हुई, तो वहाँ लिखित प्रमाण मिला। एरन से लिखित प्रमाण पहला मिलता है कि सती होने का, उससे पहले पुस्तकों में रामायण में या महाभारत में कहीं होगा सती होने का प्रमाण, लेकिन पहला लिखित साक्ष्य एरन से मिलता है। अब आप देखिए कि वहाँ युगल समाधि है, तो युगल समाधि देख के आप ये नहीं सोच सकते कि जब हो सकता है कि ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि एक ही साथ आदमी मरा हो जिसको दफना दिया गया हो। अब जैसे मोहनजोदड़ो से बताया कि मोहनजोदड़ो से कुएं से कंकाल मिला है, कुएं से कंकाल मिलने का क्या सूचक हो सकता है? क्यों? सामान्य परिस्थिति में अगर कोई कुआं में गिरेगा तो उसको लोग बचा लेगा। हो सकता है कि कोई आक्रमण किया और वो बचने के लिए उसके अंदर गया हो, या मार के उसको डाल दिया हो उसने, ये भी हो सकता है। आजकल का बात अलग है, वो उस समय का बात है जिस समय आपके पास उतनी सुविधाएं नहीं थी। आज की चीज से उसकी तुलना मत कीजिए। तो आप अनुमान लगाइएगा ना कि हाँ आखिर क्या रीजन रहा होगा उसके पीछे। अब जैसे निष्कर्ष ये निकल सकता है ना कि आप स्वतंत्र निष्कर्ष निकालने के लिए, या तो वहाँ पर सती प्रथा जैसी कोई प्रथा थी जिसके कारण एक के साथ दूसरे को दफना दिया गया। क्या चीज? क्या चीज? बीपीएससी निष्कर्ष निकाले। अच्छा, एक चीज और लिखिएगा यहाँ का हाथी दांत का पैमाना मिला है यहाँ से, लोथल से, हाथी दांत का पैमाना। हाँ, और एक चीज़ और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है कि हड़प्पा एज में चावल के उपजाने का एकमात्र साक्ष्य लोथल से ही मिला है। हाँ,
चावल का एकमात्र साक्ष्य लोथल से मिला है। बाकी सब जगह गेहूं जौ के मिले हैं, लेकिन चावल के साक्ष्य कहीं से नहीं मिले हैं। लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं। अगला लिखिएगा कालीबंगा। कालीबंगा में लिखेगा जुते हुए खेत का साक्ष्य, जुता हुआ खेत का साक्ष्य, जोते हुए खेत का साक्ष्य। दूसरा लिखेगा ऊंचे चबूतरे पे हवन कुंड का साक्ष्य। अच्छा, एक चीज और कालीबंगा में लगे, कालीबंगा में जल निकासी प्रणाली का साक्ष्य नहीं मिला है। हाँ, पूछ सकता है कि जल निकासी प्रणाली का साक्ष्य किस हड़प्पाई शहर से नहीं मिला है। जल निकासी प्रणाली का साक्ष्य नहीं मिला है। उसका देखिए और लिखेगा मिट्टी के पट्टिका पर, मिट्टी के पट्टी पर सिंह युक्त देवता का साक्ष्य। सिंह युक्त देवता का साक्ष्य। नहीं, सिंह गाय बैल वो जो सिंह होता है, सिंह युक्त देवता का साक्ष्य। उसके बाद बनवाली। अगला इसका जो सबसे महत्वपूर्ण है जुता हुआ खेत और हवन कुंड। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि हवन कुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है और जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। उसका था ये बनवाली। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण है खिलौने के रूप में हल की आकृति का साक्ष्य। खिलौना के रूप में हल की आकृति का साक्ष्य। उसके बाद सरसों का ढेर। सरसों का ढेर, सरसों का ढेर, सरसों तेल जिसका बनता है, सरसों का ढेर। उसके बाद तांबे का बानाग्र। तांबे का बानाग्र, बान का आग्र का फलक होता है, तीर का ये वाला फलक नहीं होता है, ये मिला है। तांबे का बानाग्र, सेल खरी एवं पकाई मिट्टी की मुहर। सेल खरी एवं पकाई मिट्टी की मुहर। सेल खरी एवं पकाई मिट्टी की मुहर। अगर लिखिएगा मातृदेवी की लघु मूर्तियां। मातृदेवी की लघु मूर्तियां। मातृदेवी की लघु मूर्तियां। यहां से भी जल निकासी प्रणाली का साक्ष्य नहीं मिला है। जल निकासी प्रणाली का साक्ष्य नहीं मिला है। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हल की आकृति है। यहाँ से भी पीएससी प्रश्न पूछ सकता है आपसे। हमको लगता है कहीं पूछे हुए भी है। हल की आकृति का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कुछ पूछेगा ही वो। अगला लिखेगा सुरकोटदा। सुरकोटदा। यहाँ से घोड़े की अस्थियां, घोड़े की अस्थियां अब बर्तन पर सैनिकों का चित्र। बर्तन पर सैनिकों का चित्र। हाँ, बर्तन पर सैनिकों का चित्र है। बर्तन पर सैनिकों के चित्र के अभी तक वहाँ से कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला है जो ये लोग युद्ध करते थे। तो सैनिकों का चित्र है, इसका मतलब है कि सैनिकों की कोई व्यवस्था थी इनके पास। नहीं होगा तो चित्र कैसे बनाएगा?
नहीं, प्रमाण नहीं मिला है घोड़ा पालने का। घोड़ा पालने का सबसे ज़्यादा प्रमाण वैदिक एज में जाके मिलता है, जब ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किस पशु की चर्चा मिलती है? गाय। सबसे ज़्यादा घोड़ा का मिलता है, 215 के आसपास घोड़ा का जिक्र है, जबकि गाय का 176 जिक्र है। ये सब इतना छोटा सिंपल फैक्ट है, ऐसा तो सबको पता हो। आप लोग एनसीईआरटी कभी नहीं उल्टे हैं, एनसीईआरटी का बुक कभी देखे ही नहीं हैं। क्या चीज? इग्नोर कर दिए। एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, और कुछ पढ़िए चाहे मत पढ़िए, उसको बाइबिल गीता मान के चलिए, तैयारी करते हैं तो मत पढ़िए। एनसीईआरटी एक बार जरूर उसको उलट के देखिए। अगला लिखिएगा रंगपुर। रंगपुर, धान की भूसी का ढेर। धान की भूसी का ढेर, और कच्ची ईंट का दुर्ग। चावल का साग। यहाँ धान की भूसा मिला है, चावल नहीं मिला है। जो मिला है सब आपको लिखा दिए हैं, वो आपका दिमाग अपना अप्लाई करना होगा कि अगर चावल का साक्ष्य पूछेगा और रंगपुर और लोथल दोनों होगा तो लोथल दीजिएगा कभी भी। हाँ, दुर्ग में कच्ची ईंट का प्रयोग। अगर लिखिएगा कोट दीजिए, कोट दीजिए। यहाँ से मिला है कांसे की चूड़ियाँ। कांसे की चूड़ियाँ। अगला लिखिएगा धौलावीरा। धौलावीरा इसका सबसे बड़ा विशेषता है उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली। तीसरा चीज है, दूसरा चीज है, ये शहर अकेला हड़प्पा कालीन शहर है जो 3 भाग में विभाजित है, बाकी शहर 2 भाग में विभाजित थे। इसका लिखेगा कि त्रिस्तरीय नगरीय विभाजन। त्रिस्तरीय नगरीय विभाजन। अगला लिखिएगा रोपर। इसमें लिखिएगा कब्र। कब्र के नीचे कुत्ता का समाधान। कब्र के नीचे कुत्ता का समाधान, मतलब कुत्ते को दफना के उसके ऊपर से कब्र बनाया गया है। कब्र मतलब आदमी के कब्र के नीचे कुत्ता का कब्र है। कब्र के नीचे कुत्ता का समाधान। हो गया बस। कोई दिक्कत इसमें? तो क्या फैक्ट है, फैक्ट आपको याद रखना है। अब इस फैक्ट के आधार पर 3-4 चीज इसका जो महत्वपूर्ण है, एक धार्मिक स्थिति, एक सामाजिक स्थिति, समाज के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है, एक है प्रशासनिक स्थिति की प्रशासन के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं। तो धार्मिक के बारे में अभी तक जितना चीज के बाद है आप लोग का क्लास, इसके बाद क्लास का टाइम वगैरह नहीं, कल इसके धार्मिक मतलब जो बाकी बचा हुआ चीज़ है